मैं हूं कर्नल दानवीर और आप हैं मेरे साथ हिंदुस्तान की जियोपॉलिटिक्स, सुरक्षा और रणनीति पर। जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और हम आज बात करेंगे रक्षा बजट के ऊपर। जैसा कि आपको मालूम है, कल निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट के अंदर यूनियन बजट पेश किया। इस यूनियन बजट की चारों तरफ से बहुत तारीफ हो रही है। कहा जा रहा है बहुत ही बैलेंस बजट है और कोरोना महामारी के चलते जो इकोनॉमी का जो डी ग्रोथ हो रहा था, अब कहते हैं कि इस बजट के इंजेक्शन के बाद अब हिंदुस्तान वी शेप ग्रोथ में दोबारा से 11% की ग्रोथ पर पहुंच जाएगा। होगा नहीं मालूम, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं बात करूंगा रक्षा बजट की। ये रक्षा बजट हमारे लिए कैसा है, अच्छा है, बुरा है या ठीक ठाक है, इसके बारे में बात करूंगा। बात हम शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अपील करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसा करने से मेरे को प्रोत्साहन मिलता है कि मैं कोई भी ऐसे जो पेचीदा विषय हैं रक्षा मामलों के या जियोपॉलिटिक्स के, उनको सरल भाषा में आप लोगों को पेश करूं। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा, जो सामरिक दृष्टिकोण से जो भी लेख लिखे जाते हैं, किताबें लिखी जाती हैं या डिस्कशन होते हैं, जनरली वो अंग्रेजी भाषा में होते हैं। और मैं चाहता हूं कि हिंदी में बात करूं और लोगों को ये समझाने की कोशिश करूं कि ये बारीकियां, रक्षा के अंदर जो बारीकियां हैं वो क्या है, उसका क्या मतलब है। ये मेरा एक इंटेंशन है। तो आप लोग लाइक करेंगे तो ये मेरे को इस चीज के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। वो बात, जैसा कि मैंने कहा कि लोग अंग्रेजी में ही अधिकतर लिखते हैं, मैंने भी एक आर्टिकल लिखा है डिफेंस बजट के ऊपर, वो भी अंग्रेजी में ही शाया हुआ है। मैं इंडियन डिफेंस रिव्यू का एसोसिएट एडिटर हूं। साउथ एशिया की सबसे बड़ी मैगजीन है ये, और इंग्लिश के अंदर है, इंटरनेशनल मैगजीन है, तो अंग्रेजी में ही वो लेख लिखा गया है। तो बहरहाल, तो अपन बात करनी शुरू करते हैं डिफेंस बजट की। अब ये जो रक्षा जो बजट है, ये 3 हिस्सों में बेसिकली इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है डिफेंस एस्टीमेट, जिसके अंदर जो बजट होता है वो फौजों को चलाने वाला बजट होता है, फौजों की मॉडर्नाइजेशन करने वाला, फौजों के रखरखाव वाला, फौजों के खाने पीने, ट्रेनिंग, रिसर्च और ये सारी चीजों का जो बजट है, जिसको आमतौर पर लोग डिफेंस बजट कह देते हैं, वो ये होता है। तो डिफेंस एस्टीमेट एक हिस्सा होता है इसका। दूसरा होता है पेंशन्स का बजट, इसी के अंदर एक होता है पेंशन का कॉलम, और तीसरा होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिविल का कॉलम। तो ये जो रक्षा बजट जो है, जो कल निर्मला सीतारमण ने पेश किया, जिसके आंकड़े उन्होंने बताया कि 4,78,195 करोड़ का ये बजट है, इसके ये 3 हिस्से हैं। एक डिफेंस एस्टीमेट के अंदर रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू जो होता है उससे पे एंड अलाउंसेस, आपका मेडिकल, आपके ट्रेनिंग, ये सारी चीजें जो है रेवेन्यू के उसमें आती हैं। और दूसरा इसका हिस्सा होता है कैपिटल, जिसके अंदर नए हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए पैसा एलोकेट किया जाता है। और फिर इसी 4,78,195 करोड़ का हिस्सा है एक पेंशन बजट। हमारा जो रक्षा का जो ओवरऑल बजट है, इसके अंदर पेंशन का बजट एक बहुत बड़ा बजट है। इस पेंशन के बजट में इस बार हमने थोड़ी सी कमी देखी है। इस बार 1,15,850 करोड़ ही पेंशन के लिए एलोकेट हुए हैं, जबकि पहले जो है, पिछले साल में जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था, वहां उस समय इसमें काफी सारी वो था, उसमें 1,33,000 करोड़ के आसपास का एलोकेशन था। तो काफी हमने ड्रॉप देखा है। तो उसका क्या कारण है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो बात कर लेते हैं इस रक्षा बजट की। रक्षा बजट के अंदर इसके रक्षा बजट की बारीकियों की, जो आम आदमी के इंपॉर्टेंट की चीज है वो है फोर्स मॉडर्नाइजेशन की। आम आदमी पूछता है कि यार ये बताओ कि क्या हम चाइना से लड़ाई लड़ लेंगे? क्या हम चाइना और पाकिस्तान दोनों की अगर फौजें हम पे हमला करें तो क्या हम लड़ाई लड़ लेंगे? क्या हम इतने सक्षम हैं? तो कहीं ना कहीं
कोई रिपोर्ट आती है जिसमें कहते हैं कि नहीं हम सक्षम नहीं है क्योंकि हमारा 70% जो इक्विपमेंट है वो पुराना हो गया है। कोई कहीं पे रिपोर्ट आती है कि जो हमारी एयरफोर्स है उसके अंदर उतने सारे जहाज नहीं है, जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ होनी चाहिए तकरीबन 45 स्क्वाड्रन की वो घट के 29 स्क्वाड्रन की हो गई है। फिर बात होती है टेलीविजन पे कि अब रफाल आ गया है और अब चाइना को चने चबा देंगे और पाकिस्तान में धूल उड़ा देंगे, और इस टाइप की रिटॉरिक्स की बातें होती हैं और बहुत एंटरटेनमेंट चलता है, लेकिन असलियत क्या है वो शायद लोगों को पता नहीं है। और जो आजकल के जो न्यूज चैनल है वो एंटरटेनमेंट चैनल ज्यादा हो गए हैं, इसीलिए यूट्यूब पर आदमी जो है जानकारी लेना आजकल पसंद करता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए जो आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस पूरे रक्षा बजट के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो दो है। एक तो कैपिटल आउटले, कि कैपिटल आउटले में क्या कहानी है एक, और दूसरा मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं पेंशन का जो बजट है वो कम हुआ है। इसका क्या मायने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार, मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसका कोई ना कोई रिश्तेदार दूर का या नजदीक का फौज में ना हो, और रिश्तेदार ना हो तो कोई गांव का होगा, कोई यार दोस्त होगा, लेकिन फौज में जरूर कोई ना कोई होगा। तो वो भी इस चीज को जानना चाहेगा कि पेंशन के बजट में कमी आई है तो ऐसा क्यों हुआ है। तो बात करते हैं पहले मॉडर्नाइजेशन पार्ट ऑफ द बजट, दैट इज कैपिटल बजट। अब इस कैपिटल बजट के अंदर उस जो टोटल जो बजट एलोकेशन था 4,78,195 करोड़, उसके अंदर जो कैपिटल बजट जो आउटले है वो हुआ है हमारा 1,35,060 करोड़ का। और इसको अब हम कंपेयर करें अगर पिछले साल के रिवाइज एस्टिमेट से, हाँ अब ये रिवाइज एस्टिमेट भी बताना आपको जरूरी है कि जो लोग ज्यादा नहीं जानते हैं। एक तो बजट एस्टिमेट होता है जो निर्मला सीतारमण ने कल पार्लियामेंट में दिया, वो बजट एस्टिमेट था कि ये आपका बजट एस्टिमेट है, इतना खर्चा इस साल हो जाएगा और ये पैसा आपको एलोकेट किया जाता है, इतना पैसा आपके लिए ये साइड में रखा है, ये आप अपना इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। रेवेन्यू के लिए इतना, कैपिटल के लिए इतना, पेंशन के लिए इतना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिविलियंस के लिए इतना, डीआरडीओ और बाकी रिसर्च के लिए इतना। तो ये एक तरीके से उन्होंने वो एलोकेट कर दिया। लेकिन जब फाइनेंशियल ईयर के बीच में आएंगे अक्टूबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर के आसपास, तो फिर ये सारे बही खाते दोबारा चेक होंगे कि भाई हमने कहीं पे ज्यादा तो नहीं खर्चा कर दिया, कम कर दिया, जहां पे कम कर दिया है वहां पे उसको पुश देने की जरूरत पड़ेगी, जहां पे ज्यादा खर्चा कर दिया है वहां पे देखा जाएगा कि वो ज्यादा खर्चा क्यों हुआ है। और अगर खुदा न खास्ता कोई सिचुएशन डेवलप हो जाती है बॉर्डरों पे तो एक्स्ट्रा पैसा भी डालना पड़ेगा, जैसा कि पिछली बार डालना पड़ा, 20,000 करोड़ एक्स्ट्रा पैसा डाला रिवाइज एस्टिमेट में, तो वो एक्स्ट्रा भी डाला जाता है। तो रिवाइज एस्टिमेट भी एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है अगर आप बजट एनालिसिस करें तो। और मेरा जो एनालिसिस है वो रिवाइज एस्टिमेट पर ही बेस्ड होता है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो मिड कोर्स आपने जो करेक्शन किया है वो रियल स्थिति है पिछले साल की। तो अब रिवाइज एस्टिमेट के साथ में अगर हम कैपिटल आउटले को चेक करते हैं, उससे अगर तुलना करते हैं कि पिछले साल हमने कितना एक्सपेंडिचर किया कैपिटल में और इस साल हमने कितना एलोकेट किया, वीजावी हमारा जो थ्रेट परसेप्शन है, पाकिस्तान, चाइना, साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन, ये सारी चीजों को मिला के क्या कहीं पे थ्रेट परसेप्शन हमारा कम हुआ, थ्रेट परसेप्शन हमारा बढ़ा? तो ये सारी चीजों को मेल मिलाकर जोड़कर इस चीज को समझना जरूरी है। तो जैसा मैंने कहा कि पिछले साल का जो रिवाइज एस्टिमेट था कैपिटल बजट, जिसे बिग टिकट परचेजेस करते हैं, टैंक, एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी गन, पनडुब्बियां, एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह वगैरह, रेडार्स, मिसाइल्स, ये सारी चीजें, तो उस पर एलोकेशन हुआ था 1,34,000 करोड़ के लगभग। एग्जैक्ट फिगर है 1,34,510 करोड़। तो ये फिगर एलोकेट हुआ था और इस साल जो बजट एस्टिमेट के अंदर एलोकेट हुआ है वो 1,35,060 करोड़ का है। और अगर इजाफे की बात करें दोनों के बीच में तो ये सिर्फ मात्र 4% है, सिर्फ मात्र
4% है। लेकिन जो राजनाथ सिंह ने जो कल एक ट्वीट किया कि ये बहुत ही ऐतिहासिक बजट है और शायद कई सालों में इतना ज्यादा बजट एलोकेशन डिफेंस फोर्सेस को नहीं हुआ, तो वो पिछले साल के जो बजट एस्टिमेट्स थे उसके साथ तुलना कर रहे हैं इस साल के बजट एस्टिमेट के साथ, और उसके मुताबिक तकरीबन 19% का इजाफा हुआ है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि 19% का इजाफा पिछले साल फरवरी के बजट से इस साल के फरवरी के बजट में जरूर हुआ है। लेकिन हमारी परिस्थितियां चेंज हुई हैं। हमारे अभी दरवाजे पर चाइना खड़ा हुआ है। चाइना की सिचुएशन जो है अभी वो रिजॉल्व नहीं हुई है। चाइना वापस जाने के मूड में नहीं है। मई 2020 से पहले की स्थिति को बहाल करने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो कि बहुत खुश है कि हिंदुस्तान की तनातनी चाइना के साथ चल रही है। हमारा करोड़ों करोड़ों रुपया रोज खर्च हो रहा है इस चाइना के खिलाफ इस तैनाती के अंदर। बहुत पैसा खर्च हो रहा है बेशुमार। तो वो भी एक इशू है। हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारी चीजों की कमी थी। टैंकों की कमी है जो हाई एल्टीट्यूड के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। हमारे पास फाइटर्स की कमी है। हमारे पास में लॉन्ग रेंज आर्टिलरी की अभी भी कमी है, उतनी पूर्ति नहीं हुई है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। तो हमें फोर्स मॉडर्नाइजेशन के लिए काफी पैसा चाहिए। तो जो फोर्स मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा एलोकेट हुआ है एज ए फौजी, मेरे को लगता है कि ये कम हुआ है। हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी और होनी भी चाहिए, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो हम सिर्फ फौज के लिहाज से, थ्रेट के हिसाब से कि दुश्मन कितना मजबूत है और दुश्मन के क्या इरादे हैं और हमें उस इरादे को नाकाम करने के लिए क्या करना चाहिए और उसको करने के लिए हमारे पास क्या इक्विपमेंट होना चाहिए और उस इक्विपमेंट को खरीदने के लिए, बनाने के लिए हमें कितने पैसे चाहिए, इस तरीके से उसका आकलन होता है। लेकिन जो देश के हुक्मरान हैं, जो देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो उनको बैलेंस करना पड़ेगा। उनको फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्री, मैरीटाइम, पावर जनरेशन, बहुत सारी चीजें हैं जिसपे ध्यान उनका है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ फौजों को पैसा दे दें और बाकी चीजें ठप हो जाए, क्योंकि अगर पूरे देश का इकोनॉमिक खुशहाली आएगी तो जाहिर सी बात है कि फौज को भी एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो सिर्फ फौजी हिसाब से बात करें तो ये बजट जो है काफी अपेक्षा से कम रहा। जैसा मैंने बोला कि कैपिटल बजट में इजाफा रिवाइज एस्टीमेट के मुकाबले सिर्फ 0.4% रहा। और ये तो रही बात जो आम आदमी को इंटरेस्ट वाली बात है। हम रेवेन्यू बजट में नहीं जाएंगे और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सिविलियन खर्चे में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें आम आदमी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, उससे कोई लोगों को समझ में नहीं आता और आम आदमी का नहीं, मेरा भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू बजट में कोई खास अप एंड डाउन नहीं है, तकरीबन उतना ही है अप्रोक्सीमेटली विद माइनर एस्केलेशन। तो वो तो खर्चा होता है आपकी फौजों के रखरखाव का। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ट्रेनिंग के अंदर जो एक्सरसाइजेस करते हैं, जो ट्रेनिंग करते हैं, रेंजेस पे जाके फायरिंग करते हैं और आपके फौजियों के पे, अलाउंसेस, इसमें खर्चा होता है। कपड़े लत्ते, खाना पीना, इन सब चीजों में खर्चा होता है। ट्रांसपोर्ट पर खर्चा होता है। तो ये तो रेवेन्यू का खर्चा है और वो तकरीबन बैलेंस बराबर है, क्योंकि जो फौजें पिछले साल थी वही फौजें इस साल है। कोई खास फर्क नहीं है सिवाय इन्फ्लेशन के, जो कि 4.95 पर इस समय है। तो वो भी एस्पेक्ट है, उसको देखते हुए शायद थोड़ा सा इजाफा जरूर हुआ है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन की अगर बात करें रियल टर्म में, तो ये जो इशू है, ये जो जिसको हम कह रहे हैं इंक्रीज हुआ है, तो ये इंक्रीज नहीं हुआ है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि डिक्रीज हुआ है। ये कम हुआ है एंड वो इन्फ्लेशन को केटर नहीं करता है। वैसे इंक्रीज जो कह रहे हैं कि 6,815 करोड़ का इजाफा हुआ है इस वाले बजट एस्टिमेट में डिफेंस के रिलेटेड पिछले साल के मुकाबले, तो ठीक है इजाफा हुआ है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन भी बीच में कैलकुलेट कर ले तो वो बिल्कुल भी कहीं पर नहीं बैठता है, वो बल्कि शायद घाटे में ही होगा अगर इसको कैलकुलेट करें। अब आखिर में बात कर लेते हैं पेंशन्स की। देखिए, पेंशन्स के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा हो रहा है हमारे यहाँ पर। जो
जो बल्क ऑफ द आर्मी है, जो सिपाही हैं, वो 15 से 17 साल में पेंशन चले जाते हैं। 15 से 17 साल में वो घर आ जाते हैं। उम्र उनकी 35 से 37 साल की होती है और उसके बाद में अगर एवरेज इंडियन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तकरीबन 70 साल की, तो वो 70 साल तक उसको पेंशन सरकार को देना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक सरकार के तिजोरी के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बनता है और बोझ है भी। पिछले साल 1,43,000 करोड़ का एलोकेशन था, जो कि इस साल घटकर 1,15,850 करोड़ पे आ गया है। तो ऐसा क्या हुआ कि भाई फौजें भी उतनी हैं, लोग भी रिटायर उसी तरीके से हो रहे, तो ऐसा क्या हुआ? तो इसके पीछे कारण यह है कि अभी जो ऑफिसर्स की बात करें तो प्रपोजल है, विचाराधीन है कि उनकी जो रिटायरमेंट एज है, एक ज्यादातर ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल पे रिटायर होते हैं टाइम स्केल फुल कर्नल पर, और वो रीएम्प्लॉयमेंट मिला के 56 ईयर्स तक नौकरी करते हैं, अदरवाइज 52 ईयर्स पर उनका रिटायरमेंट हो जाता है। तो उसको रिटायरमेंट 52 से बढ़ाकर 60 ईयर्स की करने की बात है। एंड इसी तरीके से जो फौजी जवान हैं जो सर्विसेज के अंदर है, जैसे सप्लाई हो गई, सर्विस कोर हो गई, ऑर्डिनेंस हो गई, ईएमई के जो टेक्निकल लोग हैं उनकी बात हो गई, या सिग्नल्स की बात हो गई जो कम्युनिकेशन देखते हैं, जो कि फ्रंट लाइन में लड़ाई नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, फ्रंट लाइन में लड़ाई लड़ने के लिए आपको बहुत यंग होना पड़ेगा, आपके लिए अंदर बहुत स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपके अंदर बहुत स्टेमिना होना चाहिए, तभी आप फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़ सकते हैं। और कोई भी इंसान के अंदर जो पीक पावर होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ एबिलिटी होती है, वो तकरीबन 30 से 35 साल के दरमियान तक ही रह पाती है। उसके बाद में वो उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, स्टेमिना है, और वो ढलने लगता है, तो वो फिर पर्याप्त नहीं होता है पहाड़ों में, रेगिस्तानों में और इन जगहों पर लड़ने के लिए। तो पूरी फौज के सिपाही तो नहीं, बट जो सर्विसेज वाले जो सिपाही हैं उनकी जो एज है वो 60 ईयर्स तक बढ़ाने की बात करी जा रही है। ये भी बात करी जा रही है कि जो इन्फेंट्री में जो 15 साल की नौकरी के बाद उनको भी इन सर्विसेज में एब्जॉर्ब किया जाए। बात लेटरल एंट्री की हो रही है कि इतना ट्रेन मैन पावर है, इनको पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी एब्जॉर्ब किया जाए, पुलिस के अंदर भी एब्जॉर्ब किया जाए। तो ये सारी बातें हो रही हैं। और एक और अहम बात चल रही है कि सिपाहियों के अंदर भी एक शॉर्ट सर्विस का टेन्योर लाया जाए, जिसके अंदर बल्क ऑफ द जवान्स जो हैं वो शॉर्ट सर्विस के हों, 2 से 3 साल की नौकरी करें और वो बाद में अपने घर जाके सिविल में जो भी कुछ करना चाहें वो कार्रवाई करें। तो उससे भी एक पेंशन का बजट काफी कम होगा, क्योंकि इन लोगों को पेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 3 से 5 साल 6 साल जो भी ये मानेंगे उतनी को टेन्योर करके और सिविल में जाएगा, और गवर्नमेंट की तरफ से उसको प्रोत्साहन मिलेगा आगे पढ़ने के लिए, आगे कहीं नौकरी वगैरह हासिल करने के लिए। तो ये एक प्रपोजल चल रहा है और इस पेंशन बजट एलोकेशन से लगता है कि शायद इस प्रपोजल पर बहुत गंभीरता से काम हो रहा है। तो ये 2 इश्यूज थे, मेरे को लगा कि मैं आपको बताऊं। और चलते चलते मैं यहां पर एक शरद चांद, एक लेफ्टिनेंट जनरल शरद चांद होते थे, 2018 में उन्होंने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को एक पेशकश की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि हिंदुस्तान की जो रक्षा सेनाएं हैं उनके अंदर ऑब्सोलेंस की जो दर है वो 70% है। मतलब कि जो इक्विपमेंट है वो पुराना हो गया है, 70% पुराना हो गया है, उसको बहुत जल्दी इसको बदली करने की आवश्यकता है। तो 2018 से लेकर और अभी तक जनरल शरद चांद की प्रेजेंटेशन जो उन्होंने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को दी, और कल निर्मला सीतारमण का जो बजट की पेशकश हुई, इसके अंदर आप देखेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ा है। अगर आप स्तर की बात करें तो ये स्तर जीडीपी परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो ये 5-6% जीडीपी का ये वहां पर आके कहीं होवर कर रहा है, जो कि
उतना ही है जितना 1962 की लड़ाई से पहले हिंदुस्तान की रक्षा का बजट इन जीडीपी परसेंटेज था। तो ये उसी स्तर पर है, लेकिन आंकड़ों की जगलरी है, इसको आंकड़ों को किसी भी तरीके से पेश कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने गवर्नमेंट के ऊपर, अपनी आर्म फोर्सेस के ऊपर पूरा भरोसा है और वो बिल्कुल इस चीज को समझते होंगे और बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं। उनको पता है कि किस तरीके से ये जगलरी करनी है, किस तरीके से फाइनेंसेस को बैलेंस करना है। अब ये बात हुई हमारी और हमने ये ऑब्सोलेंस की भी बात करी। तो क्या क्या मोटा मोटी क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि ऑब्सोलीट हो गई हैं? मोटा मोटी हमारे पास में आर्टिलरी गन्स 130 mm अभी भी चले आ रही हैं, रशियन मेक की हैं और उनको बदली करना है। मीडियम आर्टिलरी भी अभी जो हिंदुस्तान में है काफी पिछड़ी है। वैसे अमेरिकन गन्स भी आई हैं, 155 लाइट होल्डर आई हैं और इजराइल के साथ भी कुछ मॉडिफिकेशंस करे हैं। धनुष भी हमने इंडक्ट करी है, लेकिन फिर भी अभी एक बहुत बड़ा गैप है। हमने K9 वज्रा भी इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन जैसा मैंने कहा बहुत बड़ा गैप है जिसको कवर करना है। ए टैग करके एक बहुत अच्छी गन हिंदुस्तान तैयार कर रहा है, ट्रायल्स चल रहे हैं, जो दुनिया की सबसे लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली एक गन है। तो एक जैसे ये गन है, फिर हमारे T-72 टैंक्स हैं डिफेंसिव फॉर्मेशंस में, ये बिल्कुल पुराने हो गए हैं, बदहाली में भी कहा जा सकता है। इनको बहुत अर्जेंटली चेंज करने की आवश्यकता है। लाइकवाइज एयरफोर्स में हमें 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है। नेवी के अंदर हमें और सबमरीन्स की जरूरत है। थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बजटरी कंस्ट्रेंट्स की वजह से हमने उसको शेल्फ किया हुआ है, उसको फिर से रिवाइव करने की जरूरत है। हमें चाहिए एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। तो ये मोटा मोटी चीजें हैं जो हमें नई खरीदनी है और उसके लिए हमें पैसा चाहिए और पैसे के लिए हमारी इकोनॉमी देश की अच्छी होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं जो वी शेप जो प्रोग्रेस होगी इस मुल्क की इकोनॉमिक फ्रंट पर, तो अगले साल कोई एक अच्छा पैकेज आर्म फोर्सेस को मिलेगा, जिससे कि फोर्स की जो कैपेबिलिटी है और कैपेसिटी है वो और बढ़ाई जा सके। और हम जो टू फ्रंट वॉर की बात करते हैं कि चाइना से भी लड़ेंगे और पाकिस्तान के साथ भी एक साथ लड़ेंगे, वो बखूबी अच्छी तरीके से हम लड़ सकें। और जो हमारा जो जियो स्ट्रेटेजिक जो फुटप्रिंट बढ़ता जा रहा है मिडिल ईस्ट से लेकर और साउथ चाइना सी तक और पूरा इंडियन ओशन और पैसिफिक की तरफ भी हम देख रहे हैं, तो इन सब पे भी अपने फुटप्रिंट को, इम्प्रिंट को अच्छी तरह बनाने के लिए हमें अपनी नेवी पर बहुत बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो ये था बहुत ही ब्रॉडली, जितना मैं सरल कर सकता था उतना मैंने सरल करके आपको डिफेंस बजट के बारे में बताने की कोशिश करी। और चलते चलते मैं एक लास्ट में एक छोटी सी कहानी बता दूं कि ये डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और ऑब्सोलीट या पुराने हथियारों को फेज आउट करके नए हथियार लाने क्यों बहुत जरूरी है। ये बात कारगिल के लड़ाई की टाइम की है और एक मेरे सीनियर हुआ करते थे, वो गुजरात के एक इन्फेंट्री डिवीजन के डिप्टी जीओसी थे। और कारगिल की जब लड़ाई हुई, जब ये पता लगा कि पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल में घुसपैठ करके और ऊंची ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया है, तो हमारे जो प्लानर्स थे और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि, और बिल्कुल सही सोचा कि अगर ये पहाड़ों पे इन्होंने ये कार्रवाई करी है तो इनको हराने का अच्छा तरीका है कि डेजर्ट्स में, प्लेन सेक्टर में इनके ऊपर दबाव बनाया जाए। ठीक उसी तरह जिस तरीके से हमने ऑपरेशन जिब्राल्टर को नाकामयाब किया था 65 की लड़ाई में। 65 की लड़ाई में भी इन्होंने कश्मीर के अंदर घुसपैठ करी थी और हमने पंजाब का फ्रंट खोला था। तो ये एक सोच थी और मोबिलाइजेशन किया गया। तो ये जो हमारे जो मित्र थे डिप्टी जीओसी, उनका नाम तो नहीं लूंगा मैं, तो उन्होंने ऐसी जब ये बात हो रही, मैंने कहा सर हम लोग तो पहाड़ों में थे, कारगिल के लड़ाई में इन्वॉल्व थे, तो प्लेन्स में क्या चल रहा है। कहता है कि दानवीर बहुत ही बुरा हाल था और एज अ डिप्टी जीओसी जब हमने अपनी मोबिलाइजेशन करी और हमारी जो इंटीग्रल आर्मर्ड रेजिमेंट थी, तकरीबन 40 से 45-44 टैंक होते हैं इसके अंदर, जब उसको मोबिलाइज किया तो कैंटोनमेंट से लेकर और बॉर्डर तक ये
8 से 10 टैंक ही वहां पर पहुंच पाए। बाकी सारे टैंक रास्तों में अलग अलग जगह पर खराब होके खड़े हुए थे। जो टैंक ट्रांसपोर्टर्स के जरिए भी जो टैंक ले जाए जाते हैं वो इतने ज्यादा पर्याप्त नहीं होते टैंक ट्रांसपोर्टर की वो पूरी रेजिमेंट को ले जाएं, और उनकी जरूरत हमलावर फौजों के लिए ज्यादा जरूरत होती है। खैर उस डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये सारे उसमें खराब हो गए। और कहते हैं कि जब मैंने एरियल सर्वे किया, जब मैं हेलीकॉप्टर में ये मूवमेंट को देखने के लिए जब मैं निकला, तो मैं हैरान हो गया, दंग हो गया, मेरी रूह कांप गई कि अगर लड़ाई हो गई तो ये कैसे हम लड़ पाएंगे, क्योंकि हमारे सारे जो टैंक हैं 90% टैंक ये खराब रोडों के साइड में खड़े हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंस होती है जब सिचुएशन डेवलप हो जाती है, तब पता लगता है कि हम कहां पर खड़े हैं। और क्योंकि उस समय यही हालत थी पूरी इंडियन आर्मी की, इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया कि वो डेजर्ट सेक्टर और प्लेन सेक्टर में लड़ाई नहीं छेड़ेगी। और यही कारण था कि वाजपेयी ने भी ये कहा कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को की उल्लंघन नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं किया, मेरा जो मानना है कि हम बहुत बड़े गांधीवादी थे, वो इसलिए उनको ऐसा करना पड़ा कि हमारी काबिलियत नहीं थी। हमें डर था कि अगर ये लड़ाई और अगर बिखर गई तो हम शायद लड़ नहीं पाएंगे। हमारी बहुत बुरा हालत था हमारा उस समय। तो इसी वजह से दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि हमारी तैयारी नहीं थी, रक्षा बजट पहले रक्षा पर इतना ध्यान नहीं दिया लोगों ने, इक्विपमेंट का बुरा हाल था कि हमें 500 के करीब सैनिकों को गंवाना पड़ा पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए। अगर हमारा इक्विपमेंट सही होता और हम प्रेशर डेजर्ट में और प्लेन में पाकिस्तान के ऊपर लगाते तो पाकिस्तान मजबूर होता विड्रॉ करने के लिए, और हमारे इतने सारे फौजी जो हैं अपनी जान ना गंवाते। क्या पाकिस्तान को ये इंटेलिजेंस थी कि हिंदुस्तान की जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है वो कम है? इंटेलिजेंस थी या नहीं थी ये तो नहीं मालूम, लेकिन कोई भी डिफेंस बजट का एनालिसिस करके और पिछले 10 साल के डिफेंस बजट का एनालिसिस करके बखूबी किसी भी देश की फौज की जो हेल्थ है, जो सेहत है, उसके बारे में एक आकलन कर सकता है। और ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये वाला जो बजट है वो काफी सारे डिफेंस एंथुजियास्ट और डिफेंस की नॉलेज रखने वालों के लिए ये एक खुशखबरी नहीं था, ये पर्याप्त नहीं था। और फिर से दोहराऊंगा कि अगले साल के बजट में कुछ इजाफा हो और हमारी जो कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है वो बढ़े। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर मेरे इस YouTube के प्रोग्राम को देखा। एक बार फिर अपील है कि आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। अगली बार अगले किसी टॉपिक के ऊपर फिर बात करेंगे, फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।